जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा, आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? आप लोग मुझे चैट बॉक्स में आके बता सकते हैं दैट यू आर हियरिंग मी, आई एम ऑडिबल। सब चीज़ें क्लियर है? स्क्रीन भी क्लियर है? मुझे बताइएगा प्लीज। आवाज़ के साथ साथ स्क्रीन भी क्लियर होना जरूरी है, और कैमरा भी क्लियर है आप सबको? ठीक है, बेहतरीन है। ग्रेट। चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ले जी, हम लोग आज मिल रहे हैं अपनी पहली पहली क्लास के लिए ऑन data systems and risk for August 2026 batch. Technically, second attempt आप लोग इस पेपर की देने जा रहे हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर बच्चे काफी ज्यादा इस पेपर को लेके पैनिक थे, बच्चों को परेशानी थी कि पता नहीं पेपर में क्या आएगा, कैसे आएगा, तैयारी कैसे करें ना करें, पेपर दें ना दें। कुछ बच्चों ने तो पेपर पिक किया और पिक करते साथ ही ड्रॉप कर दिया कि भाई ये तो पता नहीं आएगा अब किन और कौन कौन सी बातें कर रहा है। बट विद टाइम लोगों में अवेयरनेस डेवलप हुई, लोग जो है वो इस पेपर की तरफ राग़िब हुए, और आहिस्ता आहिस्ता बच्चों ने इस पेपर को पढ़ा। और जिन जिन बच्चों ने इस पेपर को पढ़ा और तरीके से पढ़ा, यकीन मानिए, हर वो बच्चा जैसे एग्जाम सेंटर में पेपर देने के लिए गया, ही वॉज फीलिंग कॉन्फिडेंट कि यार ये तो सारी बातें वही हैं जो कि क्लास में हमें सबने बताई। कोई ऐसी बात उस पेपर में नहीं आई जो जो कि मेरे बच्चे को ना आती है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो with that being said, with that being considered and keeping all the past accomplishments, हम लोग इस बैच को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं फॉर द पेपर कैफ 3। आज हमारी पहली क्लास है और इसमें हम लोगों ने ओरिएंटेशन के ऊपर बात करनी है। हम लोगों ने सब्जेक्ट को समझना है, हम लोगों ने उसकी थीम को समझना है, हम लोगों ने ये देखना है कि पेपर किस तरीके का है, थेरेटिकल पेपर है, लॉजिकल पेपर है, सिलेबस में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, पेपर की लेंथ क्या है, हम लोग कितने टाइम में सिलेबस को कवर करेंगे, टेस्टिंग पैटर्न क्या होगा। हमने ओवरऑल एक गाइडेंस लेनी है अबाउट दिस पेपर। तो आज हम लोगों ने कोई भी टेक्निकल टॉपिक स्टार्ट नहीं करना। आज हम लोगों ने कुछ भी जो है वो इसके सब्जेक्ट के बारे में नहीं पढ़ना, इसके चैप्टर्स के बारे में नहीं पढ़ना। आज हम लोगों ने एक थीम डेवलप करनी है, एक मैप डेवलप करना है। हम लोगों ने समझना है कि हम लोग अपनी क्लासेस को आगे कैसे लेके चलेंगे, प्रैक्टिस कैसे होगी, टेस्टिंग कैसे होगी, इस पेपर के अंदर सब्जेक्ट के अंदर जो चैप्टर्स हैं वो किस तरीके से आईक्यू में डिवाइड किए हुए हैं, हम लोग ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं। ये सारी बातें आज के हमारे एजेंडा में शामिल हैं। तो जस्ट सिट बैक, रिलैक्स एंड लिसन टू मी। और अगर पॉसिबल हो तो आप अपने साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं। मुझे बताइए, क्या आप लोगों के पास पेन पेपर अवेलेबल है? कि आप लोग साथ साथ लिख सकते हैं? अगर नहीं है तो भाग को पकड़ लाएं, क्योंकि लाइव ऑनलाइन क्लास के अंदर आपके पास जरूरी है कि नोटबुक हो, एक पेन हो, और जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ आप उसको साथ साथ हल्का हल्का सा नोट करें, ताकि आफ्टर लिसनिंग टू द आवर आपको जहन नशीं हो जाए कि हम लोगों ने इस घंटे में क्या पढ़ा है। ठीक है? तो अगर आपके पास पेन पेपर पेंसिल नहीं है तो जल्दी से जाएं, ले आए, ताकि हम अपनी कहानी का आगाज करें बाकायदा। होपफुली आप सबके पास होगा। और अगर नहीं है तो आप लोगों ने अभी तक घर में आवाज देकर कह दिया होगा कि ओ भाई मुझे पेन पेपर पेंसिल दे दो, है ना? कह दिया ना आप लोगों ने? इतना तो मैं आप लोगों को जानता हूँ। हाँ जी, ठीक होगा। चले एक काम करें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, ताकि हम फॉर्मली इस पेपर को स्टार्ट कर सकें। आप भी पढ़ें, मैं भी पढ़ता हूँ। हाँ जी, ऑल डन, ऑल सेट। तैयारी पूरी होगी आप लोगों की? कहानी का आगाज करें। मुझे जस्ट एक फाइनल आप लोगों ने फीडबैक देना है चैट के ऊपर, ताकि मैं फिर इसको मूव करूं ऑनवर्ड्स।
Just one confirmation on chat, please. One confirmation on chat required. If everything is sorted, done, 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 done. अच्छा जी, डाटा सिस्टम एंड रिस्क। आपको सबसे पहले एक मजे की बात बताता हूँ। आई कैप ने ना, ये जो पेपर है डीएसआर का, अक्सर बच्चे ना कंफ्यूज हैं कि सर व्हाई दिस पेपर, व्हाई दिस पेपर। क्या लगता है आप लोगों को? जरा मुझे पहले आपके भी कुछ फीडबैक चाहिए ना, कि व्हाई आई कैप हैज इंट्रोड्यूस्ड दिस पेपर। आपको क्या लगता है इसकी इसकी लॉजिक क्या है? क्यों आप लोगों को ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है? इससे आपको फायदा क्या होगा? क्या लगता है आप लोगों को? चैट में बताएं जरा मुझे साथ साथ। हमने ना टू वे कम्युनिकेशन रखनी है, ठीक है? आगे जाके मैं आपके जो है वो माइक्स को भी ओपन करवाऊंगा, आप मेरे से वॉइस में भी बात कर सकेंगे जैसे हम लोग फिजिकल क्लास में बात करते हैं। पर एज ऑफ नाउ जरा मुझे प्लीज बताइएगा, चैट में आके मैं आपकी चैट के साथ साथ पढ़ूंगा ताकि जो बच्चा घर पे सिर्फ सुन रहा है उसको भी आइडिया हो। वाई आई कैप हैज इंट्रोड्यूस्ड दिस पेपर। ठीक है जी, कुछ कमेंट्स आए मेरे पास। मूसा कह रहे हैं कि सर टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट इट। हफ्सा कह रही है सर बिकॉज ऑफ एआई एंड एडवांसमेंट्स मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के साथ राफे कह रहे हैं टू मीट अप। ठीक है, हम सबको आईटी की नॉलेज हो, रैपिड चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, स्कोप ऑफ आईटी। ठीक है, ये आईटी आईटी वाली बातें जरा ज्यादा ही हो गई हैं। अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि ये पेपर आईटी का पेपर है, अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि ये पेपर इंफॉर्मेशन, सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर है, तो प्यारे बच्चों आप गलत समझ रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ दिस पेपर। ये सिर्फ इस पेपर का एक अदद हिस्सा है, एक अदद हिस्सा है जो कि शायद 25 से 35 नंबर तक फैला होगा, बस। अक्सर बच्चों की मिसअंडरस्टैंडिंग ही यही है इस पेपर को लेके कि ये पेपर आईटी का पेपर है। नहीं, ये पेपर सिर्फ आईटी का पेपर नहीं, याद रखिएगा। ये पेपर सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर नहीं। ये पेपर आपको सिखाता है, ये पेपर आपको क्या सिखाता है? ये पेपर आपको सिखाता है स्किल्स, स्किल्स। किस की स्किल्स? स्किल्स ऑन हैंडलिंग कंपनीज डेटा। ये पेपर आपको सिखाता है स्किल ऑन चेकिंग द टेक्नोलॉजी, और उसमें जितनी ज्यादा एडवांसमेंट्स आ रही हैं कंपनीज के सिस्टम्स के अंदर। तीसरी चीज जो कि ये पेपर आप में स्किल डेवलप करवाता है, दैट इज टू हैंडल रिस्क्स रिलेटेड टू। देखिए, अगर आप गौर करें ना तो उस पेपर में जो जो इस पेपर का नाम है वो एक नाम नहीं है। देर इज अ डाटा, देर इज अ सिस्टम, एंड देर इज अ रिस्क। देर इज अ डाटा, देर इज अ सिस्टम, एंड देर इज अ रिस्क। जब आप आर्टिकल्स में जाते हैं, मैं थोड़ा सा आपको सिखाता हूँ। जब आप लोग आर्टिकल्स में जाते हैं, मुझे बताइए अक्सर बच्चे आर्टिकल्स में कौन से डिपार्टमेंट में जाते हैं? नॉर्मली उनका डिपार्टमेंट क्या होता है? मेजॉरिटी बच्चे दो अदर डिपार्टमेंट्स में मूव करते हैं। अप्रोक्सीमेटली 80 to 90% बच्चे ऑडिट में जाएंगे या टैक्स में जाएंगे। सर ऐसे ही मानते हैं?
कि मेजॉरिटी अवाम या ऑडिट में जाती है या टैक्स में जाती है। ठीक है। एक और डिपार्टमेंट होता है, शायद आप लोगों ने इसका नाम भी ना सुना हो। उसको हम कहते हैं प्यार से ERP डिपार्टमेंट। क्या कहते हैं, मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। ERP डिपार्टमेंट। ERP स्टैंड्स फॉर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ERP स्टैंड्स फॉर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ERP, ERP डिपार्टमेंट। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ERP डिपार्टमेंट। अच्छा, इस डिपार्टमेंट में क्या होता है, इस डिपार्टमेंट के अंदर आप कंपनीज के अंदर जाते हैं। आप कंपनीज में जाते हैं और आप कंपनीज में जाके उनको एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये तो खैर मैंने बहुत ही बेसिक सा नाम बोल दिया, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। बेसिकली आप क्या करते हैं, कंपनी में जाते हैं, पहले आप कंपनी के प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करते हैं। प्रोसेसेस को क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। फिर आप उनके प्रोसेसेस के मुताबिक उनकी अकाउंटिंग को देखते हैं। और फिर आप उनको डेवलप करके देके आते हैं एक अच्छा पायदार अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर। नॉर्मली हम इसको दो तीन बड़े कॉमन है, SAP है, ओरेकल है। ठीक है। तो आप उनको ये डेवलप करके देके आते हैं। अब मजे की बात ये है कि ये जो ERP डिपार्टमेंट है, ये जो ERP डिपार्टमेंट है, ये इस पेपर का वन ऑफ द यूज है। एक और मिसअंडरस्टैंडिंग बच्चों में ये भी पाई जाती है कि जनाब ये सिर्फ हमें ERP से रिलेटेड नॉलेज देता है। ऐसा भी नहीं है। अगर आप इसके सिलेबस कॉन्टेक्स्ट में जाएं तो सिर्फ एक चैप्टर है जो कि ERP से रिलेट करता है। मसला ये आता है कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं, चाहे ऑडिट में जाएं, चाहे टैक्स में जाएं, चाहे ERP में जाएं, चाहे एडवाइजरी में जाएं, चाहे किसी और डिपार्टमेंट में चले जाएं, हर वक्त आपके पास ढेर सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। हर वक्त आपने नंबर्स के साथ खेलना है, हर वक्त आपने किताबों में रहना है, हर वक्त आपने लीगल नोटिस में रहना है, हर वक्त आपने कम्युनिकेशन में रहना है। तो आपको मैनेज करना आना चाहिए क्या, डाटा। आपको मैनेज करना आना चाहिए क्या, डेटा। भाई मुझे बताइए जरा, मैनेजमेंट, आपको पता है ना अकाउंटिंग ईयर कहाँ से स्टार्ट होता है। अकाउंटिंग ईयर मुझे जरा बताइएगा कहाँ से स्टार्ट होता है। अकाउंटिंग ईयर कहाँ से लेके कहाँ तक होता है। अकाउंटिंग ईयर कहाँ से कहाँ तक होता है, ये कम, बताएं बताएं बताएं। अकाउंटिंग ईयर है। ओ भाई, कैलेंडर ईयर नहीं पूछ रहा, अकाउंटिंग ईयर पूछ रहा। अकाउंटिंग ईयर, गलत। गलत, आप लोग मुझे कैलेंडर ईयर बता रहे हैं। यकम जुलाई से स्टार्ट होता है। अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट फ्रॉम यकम जुलाई और ये एंड होता है 30/6 XY। मुझे बताइए, ऑडिटर जब एक कंपनी का ऑडिट करने के लिए आएगा, ऑडिटर जब एक कंपनी का ऑडिट करने के लिए आएगा, तो वो नॉर्मली आता है आखिरी के 2 महीनों के आसपास। आखिरी के 2 महीनों के आसपास वो आके बैठ जाता है, ऑडिट करता है कंपनी को। इसी तरह जब टैक्स वाले आते हैं, वो भी अकाउंटिंग ईयर के बाद आ रहे होते हैं। तो जब ऑडिटर आके बैठता है या टैक्स वाला आके बैठता है, क्या उसको ऑडिट करने के लिए या क्या उसको टैक्स की वर्किंग बनाने के लिए, टैक्स के केस को लड़ने के लिए इंफॉर्मेशन की, डाटा की जरूरत होती है या नहीं होती, मुझे बताइए। होती है कि नहीं होती। उस बेचारे अकाउंटेंट को, उस बेचारे टैक्स प्रैक्टिशनर को, उस बेचारे ऑडिटर को डाटा चाहिए कंपनी से।
भाई डाटा चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ कि ना? सर ऑब्वियसली विदाउट डाटा तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। विदाउट डाटा तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा अब मुझे जरा ये बताइए, मैं एक ऑडिटर हूँ, या फर्ज करें आप एक ऑडिटर हैं। आप अगर अपने आप को ना थोड़ा सा एलिवेट करें, आप एक ऑडिटर हैं, आप एक कंपनी में ऑडिट करने के लिए आए। आपने कंपनी से कहा कि भाई मुझे बताओ सेल्स में कितनी इनवॉइसेस हैं। तो मैनेजमेंट कहती है कि सर ये हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड आ रहा है, हमने 1,000 आइटम्स बेची हैं। हमने 1,000 आइटम्स बेची हैं, मगर जो डाटा हम लोग मेंटेन कर पाए ना, वो 900 आइटम्स का है। तो मुझे बताओ क्या ऑडिटर शक करेगा कि 900 आइटम्स इन्होंने बेची हैं, सॉरी 1,000 उन्होंने बेची हैं, मगर 900 का डाटा मेंटेन किया हुआ? शक करेगा कि नहीं करेगा? शक करेगा कि नहीं करेगा? भाई ऑब्वियसली वो शक करेगा। बता सकते हैं क्यों और किस चीज पर शक करेगा? क्यों शक करेगा और किस चीज पे शक करेगा, जरा प्लीज, इफ यू कैन, इफ यू कैन थिंक। मैं आपकी सोच डेवलप करवाऊंगा आज, ताकि आपको पता चले कि ये पेपर एक्चुअली में है क्या। अभी हमने कोई चैप्टर नहीं पढ़ना है इसका, जस्ट मैं आपको एक आइडिया देना चाह रहा हूँ। डाटा लैक होगा, 100 इनवॉइसेस मिसिंग है, हो सकता है कि इनकम्प्लीट डाटा की वजह से। अच्छा ये भी तो हो सकता है कि फ्रॉड करके सेल्स ऐड की हो, है ना? कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को बेहतर बनाने के लिए, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बेहतर रखने के लिए इन्होंने फ्रॉड करके वो 100 इनवॉइसेस, जो कि है ही नहीं मगर उनकी सेल्स तो रिकॉर्ड हुई हुई, आ गया। तो जरा मुझे सोच के बताओ इस डेटा में क्या आ गया? इस डेटा में क्या आ गया? क्या ऑडिटर अब इस डेटा को एक ग्लासेस लगा के किस निगाह से देखेगा? सब्जेक्ट के नाम में इसका जवाब छुपा है। सब्जेक्ट के नाम में ही इसका जवाब छुपा है। सब्जेक्ट का नाम क्या है आपका? एग्जैक्टली exactly। इस डेटा में रिस्क आ गया। इस डेटा में क्या आ गया? रिस्क आ गया। अच्छा ये रिस्क क्यों आया? ये रिस्क क्यों आया? क्योंकि कंपनी के क्या ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहे। सब्जेक्ट के नाम में दोबारा जाए, सब्जेक्ट के नाम में दोबारा जाए, मुझे बताइए ये रिस्क क्यों आया? क्योंकि कंपनी के क्या डैश ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहे। कंपनी के सिस्टम ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहे। कंपनी के सिस्टम्स ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहे। तो अब जरा मुझे बताइए, एक ऑडिटर हो, या टैक्स प्रैक्टिशनर हो, या वो कंसल्टेंट हो, क्या उसको ये तीनों बातों के बारे में अंडरस्टैंडिंग जरूरी है कि नहीं? जरूरी है कि नहीं? मैं फेसबुक पे ये पढ़ता हूँ, देखता हूँ, और अपने आप से एक सवाल पूछता हूँ कि यार ये बच्चे किस तरफ जा रहे हैं। बच्चों को लगता है कि ये पेपर ना आईटी आईटी वाला पेपर है। हाँ इसमें बातें हैं आईटी की, और अच्छी बात है। पहले जमाने में तीन तीन चार चार पेपर सिर्फ आईटी पे आई कैप रखता था, जिसमें वो आपको वर्ड पावर पॉइंट और बहुत सारी बातें बताता था। इवन आई कैप यहां तक बताता था कि भाई कंप्यूटर क्या होता है, हार्डवेयर किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। इतनी बेस से वो आपको उठाता था, क्योंकि मसला ये है कि हमारे अक्सर स्कूलों में आईटी की नॉलेज जीरो है। क्या हमारे मुल्क में 5G आ गया? जरा बताइएगा प्लीज। क्या हमारे मुल्क में 5G है? क्या चल रहा, ऑपरेशनल है? क्या हमें तो कोई यूज कर रहा है? सिर्फ बनाए नाम आया है। सिर्फ बराए नाम अखबारों की हद तक है, न्यूज की हद तक है, और कहीं नहीं। और कहीं नहीं। मगर क्या इंडिया 5G से भी दो हाथ आगे जा चुका? यस और नो?
इंडिया क्या 5G से भी बहुत आगे जा चुका है? जा चुका। क्या गूगल की टॉप मैनेजमेंट में इंडियन शामिल है ना? कभी आपने देखा हो कि एक पाकिस्तानी किसी आईटी सेक्टर में टॉप पोजीशन पे बैठा हो? कभी कोई नाम ध्यान में आता? बहुत ही रेयर। बहुत ही रेयर। यस, सलीम वाली साहब ने बड़ा अच्छा काम किया आईटी की फील्ड में। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, हम बच्चों को हम बच्चों को इस बेसिक नॉलेज की सेंस नहीं है। हमारे बच्चे को आज भी हमारे बच्चे को आज भी कंप्यूटर में कितने फंक्शंस हैं वो सारे नहीं पता। भाई, चैट जीपीटी आ गया, बड़ा शोर मचा, एआई आ गया, सब कुछ हो गया। मगर क्या आज तक हमें एआई का यूज करना है ठीक से? कि एआई बेसिकली आपकी जिंदगी को आसान करता है, हमें उसका प्रॉपर यूज करना है आज तक? नहीं आया। आया कि नहीं आया, सच ही बताइएगा, आया कि नहीं आया? झूठ नहीं बोलना, आया कि नहीं आया? ऑब्वियसली नहीं आया। ऑब्वियसली हमें आज तक उसका सही इस्तेमाल करना ही नहीं आया। तो मैं एक दुखी दास्तान सुना रहा हूँ आपको। सिर्फ इसलिए सुना रहा हूं कि आप समझें कि व्हाई आई कैन वॉन्ट्स यू टू ग्रास्प अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि भाई, जब तुम किसी फील्ड में उतरोगे तो तुमने उतर के करना क्या है। देखें, आपको जो अकाउंटिंग का पेपर है जो आपको अकाउंटिंग का पेपर है, मुझे बताइए, जो अकाउंटिंग का पेपर है, क्या वो आपको सिर्फ अकाउंटिंग सिखाता है? क्या वो आपको डाटा गैदर करना सिखाता है? जो आपको सवाल आता है, क्या उस सवाल में आप डाटा गैदर कर रहे होते हैं या किसी के गैदर किए हुए डाटा के ऊपर अपने अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक स्टेप्स लगा रहे होते हैं? बताएं जरा। अकाउंटिंग के क्वेश्चंस में आई 16 का क्वेश्चन आ जाए या किसी भी और फाइनल अकाउंट्स का सवाल आ जाए, तो क्या आप लोग करते क्या हैं? आप लोग सिर्फ उस डाटा जो कि आपको सवाल ने दे दिया, आप गिने चुनी बातें जो कि आपको टीचर ने पढ़ाई थी कि स्टेप 1 ये करना है, स्टेप 2 ये करना है, स्टेप 3 ये करना है, स्टेप 4 ये करना है, स्टेप 5 ये करना है, आप ये 5-7 स्टेप्स करके आंसर निकाल लेते हैं और बड़े खुश होते हैं कि भाई हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया। सिर्फ वर्किंग करते हैं, और वो ऐसी वर्किंग होती है जो कि रटी रटाई वर्किंग होती है। इसी तरह जब आप लोग टेक्स्ट का पेपर भी देंगे, तो आईक्यू क्या करेगा, आपको एक सवाल देगा, उसमें सारी इंफॉर्मेशन खुद से दे देगा और आपसे कहेगा टैक्सेबल इनकम निकालें, टैक्सेबल प्रॉफिट निकालें, सेल्स टैक्स निकालें। उसमें भी मुझे बताइए, क्या आप लोग सिर्फ मैथमेटिकल वर्किंग करें कि नहीं करें? क्या उसमें भी आप सिर्फ टैक्स के बेयर लॉस के मुताबिक मैथमेटिकल वर्किंग ही कर रहे हैं? कुछ और तो नहीं कर रहे उसमें? ठीक है। तीसरी चीज, एक पेपर होता है ऑडिट। पेपर कौन सा होता है? ऑडिट। अब ऑडिट के पेपर के अंदर भी आपको वो इंफॉर्मेशन और नॉलेज पहले से दे देगा और कहेगा कि भाई बताओ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं, एक ऑडिटर इस मामले को कैसे परखेगा, एक ऑडिटर इस मामले को कैसे लेके चलेगा। तो आप उस स्टैंडर्ड्स के मुताबिक सोच के जवाब लिख देते। तो पॉइंट इज, कोई भी एक पेपर ऐसा नहीं था आपके पूरे टाइमलाइन में, पीआरसी से लेके एंड तक, कोई एक पेपर ऐसा नहीं था जो कि आप में सोचने की स्किल डेवलप कर रहा था। और जब ये पेपर आया, बच्चों ने कहा यार ये तो बहुत ही फजूल पेपर है, ये तो आईक्यू पता नहीं क्यों टेस्ट कर रहा है, हम तो चैट जीपीटी यूज करके बड़ा कुछ हासिल कर सकते हैं, हम तो ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। कुछ ने कहा कि भाई ये तो पूरा का पूरा छापा आईक्यू ने दे दिया। यस, मसले हैं इस पेपर में अभी भी। कई चीजें ऐसी हैं जो कि एलिमिनेट होनी चाहिए। मैंने लास्ट टाइम आईक्यू को तकरीबन 15 ईमेल्स की हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जब ये नई किताब आई तो उन 15 में से कोई 12-13 आईक्यू ने चीजें मेरी मानी हैं, और ये चीजें कट डाउन हुई हैं। आप मेरे पिछली बैच वाले बच्चों से जरा पूछिएगा
कि जो जो उनको मैंने क्लास में बताया था कि यार ये चीज अब खत्म हो जानी चाहिए, और वो आई कैन खत्म की है। तभी सबसे पहली किताब जो मार्केट में आई, जो नोट्स वाली किताब मार्केट में आई, वो मेरी। लास्ट टाइम भी इसकी 2000 से ऊपर कॉपीज बिकी। वट आई एम ट्राइंग टू गाइड यू, कि हम लोगों ने एक सेंस डेवलप करनी है कि भाई ये पेपर हमारी जिंदगी का हिस्सा है। हमने इस पेपर को पढ़ के समझना है कि जब हम लोग फ्यूचर में किसी अच्छी पोजीशन पे बैठे होंगे, किसी कंपनी में सीएफओ बैठे होंगे, फर्म के पार्टनर होंगे, किसी जगह पे मैनेजर होंगे, तो डाटा को परखना आना चाहिए, कंपनी के सिस्टम्स को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए, डिजिटल टेक्नोलॉजी को समझना है, क्योंकि फ्यूचर इज ऑल अबाउट एडवांसमेंट। फ्यूचर आपके लिए एग्जिस्टिंग नॉलेज के ऊपर रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, वो चलता रहेगा। चलिए मैं आपको एक अपनी मिसाल दूं। आप लोगों ने जब क्लासेस के अंदर एनरोलमेंट कराई, तो आपने अपना क्या शेयर किया मैनेजमेंट के साथ, जरा मुझे बताइए तो। आप लोगों ने अपना क्या शेयर किया मैनेजमेंट के साथ? सब्जेक्ट के नाम में जाए, जरा सोचें। सब्जेक्ट के नाम में जाए, सब्जेक्ट के नाम में जाए, आप लोगों ने अपना क्या शेयर किया? आप लोगों ने अपना डाटा शेयर किया। ओके, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। मैनेजमेंट ने क्या वो डाटा कागज पे लिखा? मैनेजमेंट ने क्या वो डाटा वर्ड पे अलग अलग फाइल्स में लिखा? मैनेजमेंट ने क्या वो डाटा पर्चियों पे लिखा और फिर पर्चियां घुमा दी? नहीं, मैनेजमेंट ने वो डाटा किसी जगह पे एंटर किया। अब मुझे बताओ, इस पूरे सब्जेक्ट के नाम में जाके मुझे बताओ, किस में एंटर किया होगा? सिस्टम में एंटर किया होगा। सिस्टम में एंटर किया होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। अच्छा, अब मुझे बताओ, एक बच्चा कहता है कि सर मेरे पास अभी पूरी फीस नहीं, मैं आपको आधी फीस देता हूँ, और आधे पैसे मैं आपको ठीक 1 महीने के बाद दे दूंगा। मैनेजमेंट कहती है ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं। अच्छा, इंसान है ना, रिश्ता तो नहीं है, इंसान भूल सकता है, इंसान भूल सकता है। तो मैनेजमेंट ने क्या किया, मैनेजमेंट ने एक अलार्म लगा दिया कि मैंने 1 महीने के बाद इस बच्चे से पूछना है कि भाई तुम्हारे पैसे कब आएंगे, या पैसे दो। मुझे बताइए, डाउटफुल डेट, या चलो बैड डेट, अगर वो बच्चा पैसे नहीं देता, बैड डेट हो गया। ये बैड डेट कंपनी के लिए, इदारे के लिए, मैनेजमेंट के लिए, कॉलेज के लिए क्या है? रिस्क है। डिफॉल्ट होने का रिस्क है या नहीं? रिस्क है कि नहीं है? अब आपको थीम समझ आ रही है? इस पेपर का नाम ऐसा क्यों है? आईकैप ने इस पेपर में एक नहीं, तीन तीन पेपर्स को टेस्ट किया। आईकैप ने, अगर आपको मैं दिखाऊं इस पेपर को, तो आईकैप ने इस पेपर में एक चीज नहीं, तीन तीन चीजें रखी हुई हैं। देर इज अ पोर्शन कॉल्ड डाटा, देर इज अ पोर्शन कॉल्ड systems, and there is a portion called risks. जो डाटा है, इट इज योर ग्रेड ए, और ये 35 to 45 मार्क्स है। और मजे की बात है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 6 चैप्टर, चैप्टर 1, 2, चैप्टर 6, बस। जो सिस्टम्स का पोर्शन है वो, इसमें चैप्टर 1 ज्यादा है, ये 7 से लेके 14 तक है, और उसके नंबर थोड़े से कम है, 30 से 40। और जो सी है, चैप्टर 15, 16, 17, 15, 16, 17, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, बल्कि एक सेकंड, इसको थोड़ा सा मैं ठीक कर दूं। ये 14 तक नहीं है, सॉरी, ये 13 तक, 14 तक है, ठीक है।
तो 6 चैप्टर्स अगर आप तैयार करें तो आपको मिलेगा 35 से 45 तक का वेटेज। 7 चैप्टर्स अगर आप तैयार करें तो आपको वेटेज मिलेगी 30 से 40 की, और 4 के बदले आपको वेटेज मिलेगी 20 से 30 की। अब जरा मुझे एक मैथ करके दें, कम चैप्टर्स में ज्यादा नंबर कहाँ पे आपको मिल रहा है? थोड़ी सी मैथ करें, कम चैप्टर्स में ज्यादा नंबर कहाँ पे मिल रहे हैं? थोड़ी सी मैथमेटिकल वर्किंग चाहिए मुझे आपसे। भाई, इसका एवरेज कर देना, 40 को 6 पे डिवाइड करें, मुझे बताइए आंसर क्या आता है। इसका मैंने एवरेज 40 ले लिया, 40 को 6 पे डिवाइड करके मुझे बताइए आंसर क्या आता है। 40 को 6 पे डिवाइड करें, 40 को 6 पे डिवाइड करके बताइए आंसर क्या आ रहा है। 40 को 6 पे डिवाइड करें, 6.66, 6.66, 6.67। अच्छा, 35 को 7 पे डिवाइड करें, एवरेज। 35 को 7 पे डिवाइड करें, आंसर क्या आता है? 5। ठीक है, अब जरा 25 को 4 पे डिवाइड करें, 25 को 4 पे डिवाइड करें, 6.25, 6.25। तो अगर आप गौर करें तो 4 चैप्टरों से 6.25 और यहाँ पे 6 चैप्टरों से 6.67। तो अच्छी बात तो ये है, अफजल बात तो ये है कि इसके ऊपर हमारी सबसे अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, देन डाटा एंड देन सिस्टम। ऐसा ही है ना, कि रिस्क और डाटा हमें बहुत अच्छा आना चाहिए और सिस्टम हमें अच्छा आना चाहिए। मगर विदाउट अंडरस्टैंडिंग दिस डाटा, कैन वी जंप ऑन रिस्क? क्या हम एबीसी पढ़े बिना क्या हम एबीसी पढ़े बिना कोई वर्ड बना सकते हैं? क्या हम एबीसी पढ़े बिना कोई वर्ड बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो हमारा स्ट्रक्चर ये होगा हमारा स्ट्रक्चर ये होगा कि रिजल्ट तक इंशाल्लाह, रिजल्ट तक हम लोग डाटा का पोर्शन, जिसमें 6 चैप्टर्स हैं, हम लोग पहले 4 चैप्टर्स को कवर करेंगे टिल रिजल्ट, टिल रिजल्ट। ठीक, देन वी विल मूव टूवर्ड्स रिस्क, देन वी विल मूव टूवर्ड्स रिस्क, और रिस्क के जो 4 चैप्टर्स हैं वो कवर करेंगे। देन वी विल मूव बैक टूवर्ड्स डाटा, और जो 2 चैप्टर्स रह गए हैं, चैप्टर 5 एंड 6, वो कवर करेंगे, वो कवर करेंगे। और उसके बाद, मैं कहत के रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, पीआरसी के रिजल्ट की बात नहीं कर रहा। और उसके बाद वी विल गो टूवर्ड्स सिस्टम्स। ये एक अलग दुनिया, ये एक सेपरेट दुनिया है। ठीक, तो 4, 4, 2 एंड देन 7, कितने हो गए? 17 चैप्टर्स। मुझे बताइए, यहां तक मेरी सारी बात क्लियर है? यहां तक आपको सारी बातें समझ आती है? मैं यहाँ पे पहला कट ऑफ लगा रहा हूँ, क्या यहाँ तक आपको सारी बात 100% क्लियर है? कोई परेशानी तो नहीं है यहाँ तक? देखिए, सब्जेक्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है अगर उसको एक अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए। यकीन मानिए, इस पेपर में, इस सब्जेक्ट के अंदर कोई मसला नहीं है। अगर आपने इस पेपर को ठीक से, तसल्ली से और समझ के पढ़ना, तो दिस पेपर इज मोर इंटरेस्टिंग देन ऑल इट, यकीन मानिए। अच्छा, अगली बात, ये जो डाटा के 6 चैप्टर्स हैं, अब आईकैब ने क्या किया हुआ है,
आई के आपने ओपनली तो नहीं बताया, मगर मैं आपको बताता हूँ। डाटा के ना ये 6 चैप्टर है जो ग्रेड ए डाटा का पोर्शन। चैप्टर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। जरा गौर कीजिएगा प्लीज, ठीक है? मुझे जरा आपका ध्यान चाहिए, आपका फोकस चाहिए। मैं क्या करता हूँ, मैं आपके सामने कुछ हाईलाइटिंग करता हूँ, जरा फोकस कीजिएगा प्लीज। मैं कुछ वर्ड्स हाईलाइट करने जा रहा हूँ, फोकस कीजिएगा। हाँ जी, अक्लमंद को बात समझ आ जानी चाहिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया, मैंने दो डिफरेंट कलर से कुछ हाईलाइट किया है। क्या मैंने क्या हाईलाइट किया? अगर आप थोड़े से अक्लमंद हैं तो आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी कि मैंने क्यों आपसे कहा कि पहले 4 चैप्टर्स डाटा के करेंगे, फिर रिस्क पे जाएंगे, फिर वापस आएंगे दो दो चैप्टर्स के लिए। ऐसा मैंने क्यों कहा? ऐसा मैंने क्यों कहा? हाँ जी, पहले हम लोग अंडरस्टैंडिंग लेंगे द वर्ड डाटा। पहले हम लोग क्या करेंगे, डाटा के वर्ड के ऊपर जो 4 चैप्टर्स हैं वो क्लियर करेंगे कि ये डाटा है क्या। ये डाटा है क्या? जी मैं कैश के रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, पीआरसी के रिजल्ट की बात नहीं कर रहा। कि डाटा है क्या, बात समझ आई? डाटा है क्या? डाटा के वर्ड को समझने के बाद, डाटा के वर्ड को समझने के बाद हम जाएंगे अपने सी पार्ट के ऊपर। और ये जो 4 चैप्टर्स हैं रिस्क, जिसमें आईटी रिस्क है, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क है, जनरल कंट्रोल्स है, रिस्क मैनेजमेंट है, हम लोग डेटा से रिलेटेड जितने भी मसले हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, या इन शॉर्ट जितने भी क्या हैं, रिस्क हैं, वो समझेंगे। समझने के बाद हम लोग वापस आएंगे और डेटाबेस की अंडरस्टैंडिंग लेंगे। सर ये फर्क क्या है डाटा में और डेटाबेस में, मैं आपको बताता हूँ। फर्क सुनिएगा, सुनिएगा फर्क। बहुत ही बेसिक फर्क आपको देता हूँ, आपको बात समझ आ गई। कॉन्टैक्ट 1, कॉन्टैक्ट 2, कॉन्टैक्ट 3, कॉन्टैक्ट 4 और कॉन्टैक्ट नंबर 5। ये 5 कॉन्टैक्ट नंबर है। ये 5 क्या है? कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है? ये आपके पापा का है, ये आपकी मामा का है, ये आपके भाई का है, ये आपकी बहन का है, ये आपके दोस्त का। 5 नंबर है आपके पास, आपने कागज पे 5 नंबर लिखे हुए हैं। क्या कागज के घूमने का खतरा है? क्या कागज के फटने का खतरा है? हाँ। क्या कागज के मिटने का खतरा है? हाँ। क्या कागज गीला हो सकता है? हाँ जी हो सकता है। इसका मतलब ये 5 डिफरेंट डाटा कभी भी डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं, खराब किए जा सकते हैं। तो ये सारा जो मैंने आपको बताया कि ये खतरा, वो खतरा, ये खतरा, क्या ये रिस्क है? क्या ये रिस्क है कि वो मिट सकता है, खराब हो सकता है, तबाह हो सकता है, जल सकता है, गुम हो सकता है? रिस्क है ना? तो ये इंडिविजुअल लेवल पे ये भी एक डाटा है, 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 ये भी एक डाटा है। अब आपने क्या किया, आपने क्या किया, आपने ये 5 नंबर अपने मोबाइल में
कॉन्टैक्ट्स के अंदर जाके सेव कर लिया। अब ये सारा डाटा जो कि पहले बिखरा हुआ था एक जगह पे सिमट के आ गया। यानी कि अपनी ये डाटा अपनी कहाँ चला गया, ये डाटा अपनी कहाँ पे चला गया, आपके सामने लिखा हुआ है। ये डाटा कहाँ पे चला गया, ये डाटा कहाँ पे चला गया, डेटाबेस में चला गया। तो डेटाबेस बेसिकली क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा। डेटाबेस जहां पे डाटा इकट्ठा किया जाता है, जहां पे डाटा कंबाइन किया जाता है, जहां पे डाटा जोड़ा जाता है, डाटा को इकट्ठा किया जाता है, डाटा को इकट्ठा किया जाता है। बात समझ आ रही? तो पहले 4 चैप्टर्स आपको सिर्फ बताएंगे डाटा के बारे में, अगले 2 आपको बताएंगे डेटाबेस के बारे में। तो हम क्या करेंगे, पहले 4 चैप्टर्स को पढ़ेंगे, उसके बाद हम मूव करेंगे टुवर्ड्स this portion, then we will come back towards database, and then जब हम लोग अच्छी खासी वेटेज कवर कर चुके होंगे, हम आ जाएंगे ग्रिड बी में। और ग्रिड बी में आपको सिस्टम्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? सिस्टम्स। जैसे आईटी सिस्टम, ये वो ईआरपी जो मैं आपसे बात कर रहा था, टेक्नोलॉजीज जो कि फ्यूचर वाली है, इमर्जिंग है, एआई वाली बातें करेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग वाली बातें करेंगे, ब्लॉकचेन फिनटेक वाली बात करेंगे, और बिजनेस अकाउंटेंसी में आईटी का क्या इम्पैक्ट है, उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आ रही है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो ईच एंड एवरी चैप्टर इज मच मच इंटरेस्टिंग, प्रोवाइडेड कि आप जरा तवज्जो से, ध्यान से लेक्चर्स को सुनो। आई वुड हाईली रिक्वेस्ट कि आप लोग लाइव क्लासेस ज्वाइन करें। हाईली रिक्वेस्ट कि आप लोगों ने लाइव आना है, उसी का फायदा होगा। घर बैठ के अगर आपने 1.5 पे या 2x पे मुझे सुनना ही है, तो उसका कोई फायदा नहीं। उसका कोई, यकीन मानिए, उसका जीरो फायदा। तो 1.5 पे सुनने की जरूरत नहीं है, 1.25 पे सुनने की जरूरत नहीं है। लाइव आए, लाइव सीखें, घंटे में तैयारी भी होगी, घंटे में प्रैक्टिस भी होगी, घंटे में एमसीक्यूज के ऊपर बात भी हम लोग करेंगे, नॉलेज भी टेस्ट करेंगे, वीकली टेस्टिंग भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। बस आपने तसल्ली से, तवज्जो से लेक्चर को अंडरस्टैंड करते जाओ, और जो मैं आपको बताऊं, आपने साथ साथ उसके नोट्स लाजमी बनाते चले जाना। सर, तीनों पार्ट्स में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट कौन सा है? अच्छा सवाल है। देखें, चैलेंजिंग से मुराद, अगर तो आप ये कह रहे हैं कि मुश्किल क्या है, मुश्किल क्या है, या जिसको आई के आपने मुश्किल अंदाज में लिखा है, क्योंकि टेक्निकली मुश्किल नहीं है, बट आई के आपने लिखा कुछ इस तरीके से है कि वो मुश्किल ऑटोमेटिकली बन गया है, वो रिस्क का पोर्शन है। रिस्क का पोर्शन है, क्योंकि जब आप लोग रिस्क पे जाएंगे, जी जी, जो जब आप लोग रिस्क पे जाएंगे ना, जब आप लोग रिस्क पे जाएंगे, तो कई बातें रिपीट हो रही होंगी। इसकी बात यहाँ रिपीट हो रही होगी, इसकी बात यहाँ रिपीट हो रही होगी, इसकी बात यहाँ रिपीट हो रही होगी, इसके बाद यहाँ भी रिपीट होगी, कई चीजें आपस में स्वैप होती हैं। मैंने क्या किया है आपकी बेहतरी के लिए, और पिछले सेशन से फीडबैक हासिल करते हुए, मैंने एक चैप्टर ऐड किया अपने नोट्स में, चैप्टर 18। चैप्टर 18 क्या है बेसिकली? चैप्टर 18 क्या है बेसिकली, मैंने चैप्टर 18 ऐड किया है, जो कि इन चारों चैप्टर्स को, चैप्टर नंबर 14 से लेके 17 तक को मैंने कंबाइन किया है। उसमें से जितनी रेपिटिशंस थी वो खत्म कर दी, और इसको एक सिमेट्रिकल फ्लो में दे दिया कि आपको एक चैप्टर पढ़ने से ये चारों चैप्टर्स रिवाइज हो जाएंगे। बट ये चैप्टर 18 समझ आपको उस वक्त आएगा जब आपने ये इंडिविजुअल चारों चैप्टर्स पढ़ लिए, उसके बिना समझ नहीं आ सकता। तो ये मैंने सेल्फ पे क्रिएट किया है, जिसका पर्पस है
कि रिस्क वाले पोर्शन को एक जगह पे कंबाइन कर दो। रिस्क वाले पोर्शन को क्या कर देना, एक जगह पे जोड़ देना विदाउट रेपिटिशंस, और उसका एक सिमेट्रिकल फ्लो बना देना ताकि आपकी रिवीजन आसान हो जाए। गॉट द पॉइंट। तो आपको एक चैप्टर मेरे नोट्स में एक्स्ट्रा नजर आएगा, बिल्कुल एंड पे मैंने लिखा भी हुआ है। इसको मैंने नाम दिया मास्टर चैप्टर का। ठीक है, मास्टर चैप्टर का नाम दिया। अब यहाँ पे एक सवाल और आता है कि सर किताब कौन सी यूज करें। तो भाई आपने कहीं और नहीं जाना, आपने कोई और किताब को नहीं देखना, आपने इवन आईटीआर की बुक को भी नहीं खोलना। मैं जो आपको नोट्स दे रहा हूँ आपने सिर्फ उसके ऊपर चलना। डाटा सिस्टम्स एंड रिस्क सेकंड एडिशन, और ये मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी बाय मिड या एंड ऑफ अप्रैल। बाय मिड या एंड ऑफ अप्रैल ये मार्केट में उमेर अवेलेबल होगी। आपने इसको बाय कर लेना, बहुत ही सस्ती होगी। लास्ट टाइम इसकी प्राइस थी अराउंड 300 रुपया। 300 रुपया। आजकल 300 रुपये में तो कुछ भी नहीं आता। और मेरी कोशिश इस दफा ये होगी कि इसकी प्राइस में मजीद या तो रिड्यूस करूं या उतनी ही रखूं, बढ़ाऊं मत, ताकि किताब जो कि तालीम आपका हक है वो आप तक पहुंचे। इसमें मैं ये कहता हूँ कि अपने एंड के ऊपर कोई कमीशन, कोई परसेंटेज, कोई प्रॉफिट नहीं रखता। मेरा कोई शेयर नहीं होता। अगर आप 200 सफ़ों को प्रिंट कराने जाएंगे, फोटो कॉपियां कराने के लिए जाएंगे, तो आपको ज्यादा पैसे पड़ेंगे। आपको ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। 4 रुपए की कॉपी आजकल। तो यही किताब जब आप प्रिंट कराएंगे तो आपको 1000 से 1200 रुपए तक ही पड़ जाएगी। और यही किताब आपको हार्ड फॉर्म में गत्ते की शक्ल में 300 रुपए के आसपास मिल जाएगी। इसका सिंगल वॉल्यूम होगा, वन वॉल्यूम होगी। अगर आगे जाके मुझे जरूरत पड़ी सेकंड वॉल्यूम की तो वो मैं आपको सॉफ्ट में दे दूंगा। ठीक है, वो सॉफ्ट में आ जाएगा। बट एज ऑफ नाउ इस किताब में क्या क्या होगा मैं लिख देता हूँ। इस किताब में क्या क्या होगा मैं लिख देता हूँ। इस किताब में आपको मिलेंगे स्टडी नोट्स, आपको मिलेगा क्वेश्चन बैंक, आपको मिलेंगे एमसीक्यूज, आपको मिल जाएगा मॉडल पेपर, आपको मिल जाएगा रीसेंट पेपर, आपको मिल जाएगा मॉक मिलेगा। तो इसका सिंगल वॉल्यूम होगा, इसके 2 वॉल्यूम्स नहीं होंगे। हाँ, अगर मुझे मजीद प्रैक्टिस शेयर करनी होगी, इफ आई फील, तो वो मैं आपको सॉफ्ट में दूंगा। मेरा मकसद हरगिज ये नहीं है कि आपके पैसे जाया करवाए जाए। 300 रुपये में किताब आपके हाथ में होगी, किताब आपके पास होनी चाहिए। जब तक नहीं है तब तक आप शॉर्ट फॉर्म यूज कर लें, और उसके साथ आपने अपने लेक्चर्स को सिंक करते रहना। सिंक करते रहना। जी जी, मैं भी सारी बातें कर रहा हूँ। अभी मैंने अपनी क्लास को एंड नहीं किया। ये जितनी बातें आप लोग पूछ रहे हैं ना, ये सारी बातें मैं आपको बता के जाऊंगा। बट एज ऑफ नाउ यहाँ तक सारी बात क्लियर है। किताब वाली बात समझ आ गई कि किताब हम लोगों ने कौन सी यूज करनी है। हाँ जी, मुझे बताइए यहाँ तक ऑल ओके। ऑल ओके। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देयर इज वन थिंग विच आई वांट टू शो यू। मुझे बताइएगा, आपकी स्क्रीन बदली होगी, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक पीडीएफ आ रहा होगा। देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर पीडीएफ आ रहा है। क्या आपकी स्क्रीन के ऊपर एक पीडीएफ नजर आ रहा है आपको? सबको नजर आ रहा है पीडीएफ? एक पीडीएफ फाइल होनी चाहिए स्क्रीन पर। देखिए, ध्यान से देखें। मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है, और आपको स्क्रीन के ऊपर एक पीडीएफ नजर आ रहा होगा। पीपीटी हट गई है, तो ब्लैक स्क्रीन आ रहा है। अब देखें, अब आ रहा है नजर आपको? अब बताइएगा प्लीज। ठीक, ओके। थोड़ा गौर कीजिएगा। दिस इज योर दिस इज योर रिसेंट पेपर। दिस इज योर रिसेंट पेपर जो कि आई कैप ने टेस्ट किया।
पहली पहली दफा फॉर डाटा सिस्टम एनालिस्ट ये पेपर आया। इस पेपर में अगर आप गौर करें तो 15 नंबर के सिर्फ आपको मिलते हैं एमसीक्यू। 15 नंबर के क्या मिलते हैं आपको? एमसीक्यूज मिलते हैं। ये 15 एमसीक्यूज, हर एमसीक्यू का 1 नंबर तो 15। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एमसीक्यूज 1.5 नंबर के आ जाएं, कुछ 2 के आ जाएं, मगर टोटल 15 नंबर ही होंगे फॉर दिस ऑब्जेक्टिव पोर्शन। ये 15 से ऊपर या कम नहीं होगा, ये 15 फिक्स है। ओके। ओके। फिर अगर आप नीचे आए तो देर वर सम क्वेश्चंस। देर वर सम क्वेश्चंस। पहला सवाल, पहला सवाल इस जिसका पार्ट ए है, अगर आप इसकी सिर्फ रिक्वायरमेंट पढ़ लें मेरे साथ, तो कहते हैं कि अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डीबीएमएस बताओ। डेटाबेस के बारे में बात कर रहा हूँ, डेटाबेस के बारे में बात कर रहा हूँ, तो यानी कि ये क्वेश्चन वाज ऑल अबाउट डेटाबेसेस। इसी तरह जो उसका पार्ट बी है, जो उसका पार्ट बी है, ये डेटा चैलेंजेस की बात कर रहा है, बिग डाटा की बात कर रहा है, तो ये डाटा वाले पोर्शन से था। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 वाज ऑल अबाउट डाटा। अगर मैं इसका नंबर ऐड करूं तो 6, 12, 18, 18 नंबर का क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि सिर्फ ग्रेड ए से है। इसी तरह अगर मैं नीचे आऊं, मैं नीचे आता हूं मजीद, तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन डाटा बेस के बारे में बात कर रहा है, डाटा सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहा है, और डाटा कलेक्शन के बारे में बात कर रहा है। तो सर ये भी डाटा के ग्रिड से आया है। नंबर ऐड कर लें, 15। 15 ग्रेड ए। तो जरा ऐड कीजिएगा, 18 में 15 कितने होते हैं? 33। 18 में 15 कितने होते हैं? 33 नंबर। ऐसा ही है। ओके। नीचे आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में एक लंबा सा सवाल 3 पैराग्राफ के ऊपर है, और जरा गौर कीजिएगा। सिस्टम, सिस्टम, ठीक है, सिस्टम, बात समझ आ रही है ना? तो ये क्वेश्चन नंबर 4 वॉज फ्रॉम सिस्टम्स पोर्शन। और नंबर ऐड करें, 4, 8, 12, 13। 13 नंबर सिस्टम्स के हो गए। नीचे आता हूँ मजीद, तो यहाँ पे भी ईआरपी, वीआर, ये भी सिस्टम में सारा, ये भी सारा क्या है? सिस्टम्स। तो 6, 4, 10, 15 नंबर ऐड कर लें। 13 में 15 जोड़ें, क्या आता है? 28 नंबर। 28 नंबर हो गए। अच्छा, फिर नीचे आते हैं मजीद, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। गौर कीजिएगा, रिस्क, प्रैक्टिकल मेजर्स, साइबर सिक्योरिटी, ये भी आपको मैंने नाम पढ़ाए हैं, सिक्योरिटी लेयर्स, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में आपने आईटी गवर्नेंस की बात करनी है, बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करनी है, तो यहाँ पे भी रिस्क वाली चीजें टेस्ट किया है क्या आपने? तो 5 नंबर यहाँ से उठा लें, 10, 17 और 7, कितने हो गए? 24 नंबर हो गए रिस्क। एक चीज जो कि मैं आपको ऑब्जर्व करवाना चाह रहा हूँ वो ये है कि 33, 28 और 24, 33, थोड़ी सी मैथ करते हैं, 33, 28 और 24। मुझे बताइए कोई भी ऐसा सवाल मैंने आपको बताया जिसमें एक ही सवाल में रिस्क भी पूछा हो और सिस्टम भी पूछा हो, या एक ही सवाल के 2 पार्ट्स हो, एक डाटा से हो, एक सिस्टम से हो? ऐसा कोई सवाल आया नहीं अभी तक। मगर क्या इसका मतलब यह है कि कभी आएगा भी नहीं? क्या इससे मैं ये अज्यूम कर लूं कि कभी नहीं आएगा? नहीं, मैं ऐसे ये अज्यूम नहीं कर सकता कि कभी नहीं आएगा। हो सकता है, हो सकता है कि एक सवाल आए
एक क्वेश्चन हो जिसका एक पार्ट हो डाटा से, और उसी सवाल का पार्ट बी हो सिस्टम से। एक सवाल ऐसा हो जिसमें जिसमें पार्ट ए रिस्क का हो और पार्ट बी सिस्टम का हो, तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। मगर जो शुरू की अटेम्प्ट है उसमें बहुत ही क्लियर कट चीज है कि डाटा का पोर्शन बिल्कुल अलग है, सिस्टम्स का पोर्शन बिल्कुल अलग है, और रिस्क का पोर्शन बिल्कुल अलग आए के अपने अलग। कोई मिक्सिंग नहीं है, कोई मिक्सिंग नहीं है। तो जब आप डाटा पढ़ रहे हो आपके ध्यान में सिस्टम्स नहीं आना चाहिए, रिस्क नहीं आना चाहिए। जब आप रिस्क पढ़ रहे हैं तो डाटा की बातें और सिस्टम्स के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, जहां मैं लिंकिंग दूंगा वहां पे आपने लिंकिंग करनी है, ठीक है। मगर ये सोचते हुए इसके बारे में बात और ये सोचते हुए इसके बारे में बात, ये नहीं करना। इसको यिंग यांग नहीं बनाना। इसको क्या नहीं बनाना? यिंग यांग। इसको यिंग यांग में कन्वर्ट नहीं करना। गॉट द पॉइंट? तो ये पेपर दिखाने का जो मेन मकसद था वो यही था कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि आईकैप ने रीसेंट पेपर में कैसी टेस्टिंग की। फिर आपका एक और सवाल भी आएगा यहाँ पे कि सर ये पेपर ज्यादा थेरेटिकल है, ज्यादा लॉजिकल है, इसमें से इसमें से सिनेरियोज का क्या हिसाब किताब होगा, कितने नंबर के सिनेरियोज आएंगे, क्या ये पेपर रट्टे वाला ज्यादा है, उसके बारे में भी सुन लो। देखें, बड़ा ही क्लियर कट व्यू है। ये पेपर आई कैप में रखा हुआ है ग्रुप ए में। आई कैप ने ये पेपर कहाँ रखा है? ग्रुप ए में। ग्रुप ए में जब एक बच्चा पीआरसी से ट्रेवल करता है, जब एक बच्चा पीआरसी से ट्रेवल करता आ रहा है ग्रुप ए में, तो नॉर्मली उसकी जो पेपर चॉइसेस है वो क्या है? कैफ वन लाजमी उठाता है, कैफ टू और कैफ थ्री। वो स्वैप कर सकता है थ्री के और फोर के बीच में। तो इस लेवल के ऊपर इतनी ज्यादा लॉजिक आई कैन आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि आप बहुत ही कोई गहराई से बात ढूंढ के सोच के निकाल के लाएंगे। आई कैन भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। मुझे कैसे पता चला, मैं आपको दिखाता हूँ, जरा गौर कीजिएगा प्लीज। हाउ आई नो? इसमें से ज्यादातर एरियाज टेस्टिंग लेवल वन वाले, टेस्टिंग लेवल वन वाले, टेस्टिंग लेवल थ्री वाला एरिया ना होने के बराबर है। टेस्टिंग लेवल थ्री ना होने के बराबर है। और इस दफा भी अराउंड 51 से 55 मार्क्स का पेपर was straightforward. It was straightforward. यानी कि अगर आपके पास कॉन्सेप्ट था ना, तो आप उसको उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए उसको राइट कर सकते हो। कोई इतना मुश्किल पेपर नहीं है। हम लोग ये पेपर सारा करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके सवाल मैं आपको टेस्टों में भी दूंगा। टेस्टों के अंदर आपको केस स्टडीज भी मिलेंगी, टेस्टों के अंदर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल भी मिलेंगे, टेस्टों के अंदर आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे। तो टेस्टों के अंदर तो मैंने आपसे सब कुछ ही टेस्ट करना है, और इस टेस्ट की डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में किया करेंगे, ताकि आपको पता चले कि आप लोगों ने कहाँ कहाँ पे क्या क्या गलतियां की। और टेस्ट आपको विद इन 7 वर्किंग डेज चेक होके वापस मिला भी करेगा। अगर नहीं मिलता तो आपने मुझे लाजमी बताना। एम आई क्लियर टू दिस पॉइंट? मुझे बताइएगा प्लीज, यहाँ तक आप सबको मेरी सारी बातें क्लियर? कोई परेशानी, कोई डाउट, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? ऑल ओके जा रही कहानी? ठीक है, अगली बात सुनो, अगली बात सुनो, अगली बात सुनो। सर मुझे बताइए, क्या अब ये पेपर आपके लिए अननोन है
या मैंने आपको इस पेपर के बारे में बहुत सारी बातें खोल के बता दी हैं? क्या अभी भी इस पेपर का डर है? क्या अभी भी इस पेपर का खौफ जहन में है? नहीं, अब तो नहीं होना चाहिए। अब तो ये खौफ नहीं होना चाहिए पेपर का। सर, मुझे बताइए, कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग हम लोग कैसे लेंगे? हम लोग कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे कैसे? हमारा मोड ऑफ ऑपरेशंस क्या है? हमारा MOO क्या है? हम लोग कैसे अंडरस्टैंडिंग हासिल करेंगे? वाया क्लासेस? वाया क्लासेस? ऐसे ही है। उसके बाद मुझे बताइए, रिटेंशन के लिए आप लोग साथ साथ क्या बनाएंगे? माइंड मैप्स। आई कैप के क्वेश्चन बैंक को हम लोग क्लास में सॉल्व करेंगे। राइटिंग इश्यूज ये मैं आपसे ठीक करवाऊंगा। हर चैप्टर को शुरू करने से पहले आई विल बी गाइडिंग कि भाई इस चैप्टर में कौन कौन सी बात लिखी हुई है। तो जितने भी बाकी कैप के पेपर्स हैं, इनके साथ आपने इस पेपर को लेके चलना है। चलेंगे मेरे साथ? मुझे जरा नियतन बताएं, खलफन बताएं, चलेंगे मेरे साथ? चलेंगे कि नहीं चलेंगे? नियत करते हैं? वादा करते हैं? नियत है? वादा है? बस फिर काम हो। फिर काम हो गया। अच्छा, ये मैं नंबर आपको दे रहा हूँ। ये मेरा नंबर है और ये हमारे शराज भाई का नंबर है, जो कि डेप्यूटी हैं, मेरे साथ हैं इस कोर्स में। जितनी भी टेस्ट वाली बातें हैं ये आपको बताएंगे। कंटेंट वाली बातें मैं आपको बता रहा हूँ। ग्रुप में हम दोनों एक्टिव होंगे। मोस्टली मेजोरिटी रिप्लाईज आपको मैं कर दूंगा, खुद कर रहा हूँ, तो आपने परेशान नहीं होना। ठीक है जी। चलो, बेहतरीन हो गया। कल से हम लोगों ने अपनी पढ़ाई का आगाज करना है, तो आप लोगों ने अच्छे बच्चे बन के क्लास में आना है। मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास हुआ करेगी, सैटरडे विल बी द टेस्ट। ठीक है? मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी, सैटरडे विल बी परमानेंट टेस्ट। चलो, कल मुलाकात करते हैं। बहुत सारी बातें हम लोगों ने आज करनी, बाकी बातें कल करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश खुश रहा करें। टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।